इक्वल टू 0। तो होता क्या है कि जहाँ A1 और B1 और C1 A2 B2 C2 ये सब होते क्या हैं, ये रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं, मतलब कोई संख्या होगी, कोई संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 में ऐसे कोई संख्या होगी। अब इसमें एक पॉइंट बनता है कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू 0, लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें ऐसी कंडीशन दिखेगी वहाँ पे A1 का वैल्यू मान लीजिए जो भी हो, B1 का वैल्यू जो भी हो, उसमें अगर स्क्वायरिंग करके प्लस किया जाए तो नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका A2 का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर प्लस B2 का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर प्लस नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 की इक्वल में नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो है इम्पॉर्टेंट बेस है किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जहाँ पर 2 वेरिएबल्स हों, ठीक है ना। तो ग्राफिक निरूपण जैसे होता है तो सामान्य सी बातें हैं, लेकिन अगर इतना ही जानते हैं तो ये 2024 के प्रश्न पत्रों में एग्जाम हॉल में आपको यही प्रश्न सिंपल सा मिलेगा। तो ग्राफी निरूपण वाला जो प्रश्न होता है वो इधर बीच नहीं आ रहा है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से बन रहा है। क्या, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में, जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से प्रश्न बन ही रहा है, ठीक है। तो ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 हैं, जहाँ पर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होता ही है। आइए प्रश्नों को उठाते हैं और प्रश्न से ही हमें जो भी नॉलेज मिलना है और फार्मूला के बीच का जो अंतराल है और अंतर है कैसे समझना है, कैसे किस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें प्रश्न को सॉल्व कर कर एग्जाम हॉल में सही समय में हमें 4 नंबर लेना है। तो ये 4 नंबर के प्रश्न हैं, 2 प्रश्न उठाए जाएंगे 2-2 नंबर का, एक आप सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो होता क्या है, प्रश्न आपसे पूछता है निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनफल विधि से ज्ञात कीजिए। अब होता है कि वज्र गुणनफल से ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमारा प्रश्न तो बन गया, लेकिन हम क्या जानते हैं कि वज्र गुणनफल विधि क्या है। तो इससे बेहतर यह है कि इससे भी एक टॉपिक बनता है उसके ऊपरी तह में, मतलब इसका ये प्रश्न तो आना तय है, ये श्योर है, लेकिन इसका जो बेस हमने बताया, जो फार्मूला बताया, वो वज्र गुणन विधि नहीं है। उसे हम एक फार्मूला मतलब एक प्रश्न हम अलग से बताते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम आते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से जब सॉल्व करेंगे तो इसी से मिलना है, चाहे हम 100 प्रश्न करा दें रैखिक समीकरण से, आना यही प्रश्न है। और हर बार अंकों को थोड़ा सा इधर का उधर कर देते, जैसे 1x है -3y है तो यहाँ पर 3 हो सकता है, -2, यहाँ पे अंक बदले जा सकते हैं। जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वो हमारी सब, एक प्रश्न इतना बड़ा होगा, एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न इतना बड़ा, तीसरा, मतलब एक प्रश्न यही सॉल्व करना है, बताएगा वज्र गुणन फिर विधि से आप सॉल्व करिए, ठीक है। रैखिक समीकरणों की युग्म कौन अद्वितीय है, कौन नहीं है, कौन हल हो रहा है, अपरिमित है, क्या है, कैसे। तो सबसे पहले हमें कंडीशन को समझना है, ठीक है ना। तो आइए इससे जो ऊपर का है उसको हम समझते हैं, उसके बाद इस मुद्दे को बहुत अच्छे से हल करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके 2024 के मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंटों के लिए। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है तो सभी में, उसमें इंग्लिश मीडियम में पूछेगा, यहाँ हिंदी, तो हम भारतीय हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में जानेंगे तो सही रहेगा, और हिंदी में जानेंगे तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, और इंग्लिश में तो खास करके बहुत सारे सिस्टम बन ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसके ऊपर के प्रश्न कैसे बनते हैं। अब ये प्रश्न बनता है ऊपर का, जैसे अनुपातों, क्या है, अनुपातों, अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा
निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती, समांतर हैं अथवा समपाती, समांतर हैं अथवा समपाती। अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 अनुपातों प्रतिच्छेद करती हैं। निरूपित रेखाएं एक बिंदु से दूसरे बिंदु में प्रतिच्छेद, मतलब हमारा जो प्रश्न है वो ये है, क्या है, एक प्रश्न हमारा ये बनता है। ये पूरे के पूरे हमारे कितने प्रश्न हैं, 1 2 3, 3 प्रश्न हैं। किसी एक को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा माइंड सही तरीके से काम करने लगेगा और हम बेहतर तरीके से सॉल्व करके एग्जाम हॉल में अपना 4 नंबर वज्र गुणन विधि, इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको आने लगेगा। और बहुत सारे हर वर्ष आता है, हर वर्ष आने की संभावनाएं रहती हैं, आते भी हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं समांतर है अथवा समपाती। तो आइए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे आप यहाँ जैसे मान लीजिए ये दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जैसे 5 है, -4 है और +8 है, तो उसे A1 B1 C1 में बनाएंगे, ठीक है ना। तो A1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पर A, ठीक है ना, A1 इक्वल टू है 5। अच्छा B1 इक्वल टू क्या है, तो B1 इक्वल टू है -4 और C1 इक्वल टू क्या है 8, ठीक है। अब होता है कि यहाँ A2 B2 C2, A2 इक्वल टू क्या होगा 7, B2 इक्वल टू क्या होगा 6 और C2 इक्वल टू क्या होगा -9, ठीक। तो ये सरल तरीके से हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें होता क्या है, इसमें सामान्य तौर पर देखा जाएगा कि A1 अपान A2 इक्वल टू क्या होगा, तो A1 कहाँ है 5, ऐसे आप लिख देंगे। A2 इक्वल टू क्या है 7। अब होता है कि B1 एंड B1 अपान B2 इक्वल टू क्या होगा, तो B1 इक्वल टू क्या है -4 और B2 इक्वल टू क्या है, B2 इक्वल टू क्या है 6। इसे कट पिट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 2 -2 अपान 3, ठीक है। तो अब हम पाते क्या हैं, अब इसमें जो भी समीकरण बना हम A1 अपान A2 B1 अपान B2 ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। सामान्य तौर पर या तो मतलब A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 में से कोई नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू है तो इसमें क्या होगा कि दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो भी रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर नॉट इक्वल टू आया, A1 अपान A2 है 5 अपान 7, इसके जगह लिख लेते हैं क्या, क्या लिखेंगे 5 अपान 7 इक्वल टू, और B1 अपान B2 इक्वल टू क्या लिख देंगे -2 अपान 3। अब दोनों क्या है आपस में नॉट इक्वल हैं, तो यहाँ पर नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक प्रकार से सॉल्यूशन है, ये हमारा हल। तो यहाँ हम लिख देंगे, मान लीजिए सामान्य तौर पे जैसे हम सॉल्व करते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा, रेखा नहीं रेखाएं कर सकते हैं क्योंकि कई रेखा हैं, 3 रेखा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास सामान्य तौर पर ये दोनों प्रश्न हैं, ये और ये, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो पूरी के पूरे प्रोसेस ऐसे ही करना है। अगर नॉट इक्वल टू कहीं से भी आ गया, A1 और अपान A2, नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, कुछ भी आ गया, नॉट इक्वल कोई भी एक, मतलब ये है और ये है और सी तो एकदम कन्फर्म है नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं से भी ऐसा रहता है तो हमें ये सोच लेना है कि ये एक दूसरे में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद क्या करते हैं, प्रतिच्छेद। इसी क्रम में जैसे हमें महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान होता है कि समीकरण युग्म क्या होते हैं। जैसे A1 x प्लस B1 y और प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इसमें अद्वितीय हल और कोई हल नहीं होता और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसमें क्या कंडीशंस बनते हैं, तो पहला कंडीशन बनता है A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, और सेकंड में बनता है जैसे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। मतलब कोई भी कंडीशन जहाँ पर नॉट इक्वल टू हो जाए तीनों भागों में, तो उसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मतलब जैसे उसमें कंडीशन ये आ जाए कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो अब इसी क्रम में जैसे ये समीकरण युग्म हम समझ गए ऐसा सॉल्व करने के बाद, अब इसमें आता है वज्र गुणन विधि, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई स्कूल के एग्जाम में श्योर है 4 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न बन ही जाते हैं। यूपी बोर्ड में खास कर अब तो सीबीएसई बोर्ड भी उठाने लगा है ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरण निकाय क्या है। तो इसमें भी वही कंडीशन जो समीकरण युग्म में था वैसा ही समीकरण बनेगा। ये समीकरण हर जगह ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। जहाँ पर भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे वहाँ पर ऐसी ही कंडीशन में समीकरण युग्म होगा। अब वज्र गुणन विधि में कैसे होगा, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। जहाँ पर अब वही कंडीशन आ गया अद्वितीय हल वाला, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, वज्र गुणन विधि में भी आ जाएगा। A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है का अद्वितीय हल ज्ञात करने के लिए गुणांकों को नीचे दर्शाए गए नियम के अनुसार और तीरों के अनुसार लिखते हैं। अब इसमें कंडीशंस क्या बनते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अब देखते हैं कि जो इस गणित का खेल है उसमें कैसे स्टार्टिंग होता है। तो जैसे ये समीकरण युग्म था, तो समीकरण युग्म में क्या करेंगे, B1 और B1 C1 A1 करेंगे, फिर B1 करेंगे। मतलब जो भी समीकरण हम उठाएंगे उसमें क्या करेंगे, B1 पहले लिखेंगे, C1 B से स्टार्ट करते हैं। मतलब इसमें एक फार्मूला आप यूज भी कर सकते हैं, BCA कोर्स होता है, कोर्स के अकॉर्डिंग याद कर, BCA और फिर B फिर C फिर A, ऐसा ही कंडीशन करके आएगा। अब नीचे क्या करेंगे, BCA, इसमें भी क्या करेंगे BCA और फिर B। तो B1 अपान B, जैसे B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसमें एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ पर y, यहाँ पर 1। ऐसा एक अभिष्ट हल बनाना है, इसका एक फार्मूला बनाना है। उसी फार्मूला पर हम वज्र गुणन विधि से समीकरणों को हल करते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का 100% क्वेश्चन आना तय है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से 100%। तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे x है तो x अपान में क्या लिखेंगे, इसका B1 से C2 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस B2 C1। इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू y अपान C1 A2 और माइनस C2 A1 या A1 C2 इक्वल टू 1 अपान में क्या लिखेंगे, A1 B2 A2 B1। क्रम से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर A1 पहले लिखेंगे, C2 ऐसे, यहाँ पर ऐसे। तो ये हमें याद होना चाहिए, ये हमें वज्र गुणन विधि का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। अब हम आपको दिखा भी देते हैं कैसे अभिष्ट हल आया है। तो x अपान B1 C1 माइनस B2 C1 ऐसे करके y अपान E2 C1 माइनस A1 C इक्वल टू 1 अपान E2 B2 माइनस E2
और B1, ठीक है ना। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं इसी फार्मूले के माध्यम से। अब ये हमारा एक प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय और हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो हमने अभी इसका सब कुछ सॉल्यूशन और फार्मूला दिखा ही दिया फार्मूला के माध्यम से। अब सॉल्यूशन दिखाते हैं प्रश्नों के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से। अब जैसे x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, 3x माइनस 9y इक्वल माइनस 2 इक्वल टू 0 है, ये दोनों हमारा क्या है, एक रैखिक युग्म समीकरण है, जिसको हम सॉल्व करते हैं किसके माध्यम से, वज्र गुणन विधि के द्वारा। वज्र गुणन विधि का जो फार्मूला है अभी ऊपर वीडियो में ही हमने बता दिया है कि कैसे होता है, x अपान वाई अपान और 1 अपान, कैसे इधर का उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हमने बता दिया, जो कि BC एक फार्मूला होता है, BC P1 C1 और जो है ऐसे करके A1 है, उसके बाद B2 मतलब B1 से मतलब BCA करके कम से बना देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में कर देते हैं, वो फार्मूला होता है, ठीक है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए ये हम प्रश्न समझते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, ये मान लीजिए दिया गया हमारा समीकरण ही है, दिया गया समीकरण है, ठीक है ना, क्या है ये दोनों, ठीक है। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं कि A1 इक्वल टू क्या होगा, तो A1 इक्वल टू 1 होगा, B1 इक्वल टू क्या होगा, तो B1 इक्वल टू क्या है -3। अब C1 इक्वल टू क्या होगा, तो -3 है या -2, -3 ही होगा, यहाँ पर 3 क्या होगा, -3। तो अब इसमें A1 B1 और C1 निकल गया। अब क्या होता है, A2 और B2 और C2 निकालना है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही थोड़ा सा अपने आप को दिखना है, तो 3 यहाँ हो जाएगा और B2 का हो जाएगा -9 हो जाएगा और C2 का हो जाएगा -2, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसमें बताए थे कि A1 अपान A2 इक्वल टू क्या होगा और B1 अपान B2 इक्वल टू क्या होगा और C1 अपान C2 इक्वल टू क्या होगा। तो हमने कहा था कंपेयरिंग करना है, तो ए की जगह पे 1 लिखेंगे A1 की जगह, और A2 की जगह पे अपान 3, B1 की जगह पे लिखेंगे -3 अपान B2 की जगह पे -9, ठीक है ना। अब यहाँ C1 मतलब -3 और C2 इक्वल टू क्या होगा, -2, ठीक है। अब तो क्या होगा, इसको कट पिट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/3, ठीक होगा ना, माइनस माइनस कट, यहाँ माइनस माइनस कट, तो 3 अपान क्या हो जाएगा, 3/2। अब ये किससे मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है, ये किससे, ये तीनों का खेल है। तो अब इसमें देखेंगे कि हमारा क्या हुआ, हम क्या पाए हैं, ये कौन कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो A1 अपान A2 इक्वल में क्या हो रहा है, B1 अपान B2, लेकिन ये क्या इक्वल में है, नहीं, नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन होता है, जिसमें इसका कोई हल नहीं बन सकता, जैसे हम एग्जांपल में हमने बताया कोई भी हल नहीं बन सकता। तो अब आइए देखते हैं अन्य भी सॉल्यूशन है। मान लीजिए है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब इसमें क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, A1 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, B1 इक्वल टू होगा 1 होगा और C1 इक्वल टू क्या होगा, -5 क्यों हुआ, क्योंकि ये सारे के सारे कंडीशन इधर ले आएंगे। अब C2 का होगा -8, इधर आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये सब भी हमें कॉमन में समझना होता है कि कब कहाँ क्या कैसे होता है। तो इसमें A2 इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, ठीक। B2 इक्वल टू क्या होगा, +2, ठीक है। और C2 यहाँ पर C1, ये C2 इक्वल टू क्या होगा, -8, ठीक है। तो ये अब यहाँ हो गया। अब होता क्या है, अब इसे सॉल्व करते हैं जैसे अभी हमने किया था। A1 अपान A2 और B1 अपान
B2 और C1 अपान C2। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन निकालना है। तो A1 की जगह पे 2 लिखते हैं, 2 अपान A2 3 हो जाएगा, B1 का 1 हो जाएगा, और B2 ये हो जाएगा, और C1 मतलब -5 और -8। ठीक, यहाँ कटपिट करने के बाद हमें दिख रहा है कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है। जैसे यहाँ 2 अपान 3 है तो यहाँ पर 1 अपान 2 है, तो ये लिख सकते हैं कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ठीक है, ये हमें कंडीशन से मिल गया। ठीक है, अब ये कंडीशन मिलने के बाद हम करते क्या हैं, अब इसमें एक अद्वितीय हल बनेगा। जो भी समीकरण बनेगा इसमें क्या बनेगा, अद्वितीय। तो अद्वितीय के लिए हमने क्या बताया था कि हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करना होगा, अब इसे ऐसे लिख देते हैं। अब इसे जैसे सामान्य तौर पर b से स्टार्ट किए थे, b1 से। ठीक है, b1 अपान b2 से। ठीक है, तो b से स्टार्ट फार्मूला हम बनाए थे, तो यहाँ लिखेंगे 1 और इसके नीचे क्या लिखेंगे b2, तो यहाँ 2 और C1 C2 यहाँ -8। ठीक, अब A1 बनाए थे तो यहाँ पे 2 अपान क्या होगा 3। ठीक है, हमने बताया था x और y और 1 करना है। ठीक है, क्या करना है, x और 1, x क्या करना है, x और y। अब देखिए 1 मिनट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x y हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 1 के बाद जब कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो a b1 से शुरू करते हैं, C2 a, अब यहाँ पर b1 और b2 लिख देते हैं। b1 और b2 फिर से आ जाएगा क्रम में 1 और 2। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, x अपान क्या करेंगे, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, तो क्या यहाँ हो जाएगा 8 और इसमें जाएगा तो माइनस प्लस 5, मतलब 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ में आया। और ये क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू, अब y, तो y अपान लिख देंगे। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 15 -15। अब ठीक है अरे नहीं, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई किए तो इतना हुआ, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई, अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस, तो 8 दूनी 16 इक्वल टू 1 अपान क्या होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई माइनस में करना है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक सोल्यूशन प्राप्त होगा। सोल्यूशन मतलब जैसे कि अब ये है ना, तो ये 10 है, अब इसको इसमें माइनस करेंगे, x अपान क्या हो जाएगा, x अपान 2 हो जाएगा, इसमें माइनस x y अपान 1 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 1 अपान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x अपान 2 हो जाएगा इक्वल टू y अपान क्या होगा, y अपान 1 होगा, और 1 अपान क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सामान्य तौर पर हल करेंगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, और 1 इक्वल टू कोई मतलब नहीं। अब ये हमारा इवैल्यूएशन निकल के आया क्या, अब जैसे ये इसको हमने ले लिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो क्या होगा, ये 2 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको और इसको हल करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये कट पीट के 1 ही होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, y इक्वल टू 1। ये हमारा एक सोल्यूशन प्राप्त होता है। तो अब सत्यापन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सामान्य तौर पर अब इसमें वैल्यू रखते हैं। क्या वैल्यू रखते हैं, इसी में वैल्यू रखते हैं जो हमारा समीकरण दिया गया है। अब ये हमारा फार्मूला, ये ही हमारा समीकरण दिया गया था, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करा है, x की जो वैल्यू आई है तो x की वैल्यू इसमें रखेंगे, क्या इतना आएगा, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई x के जगह पे 2 रखेंगे और क्या रखेंगे प्लस y के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या इक्वल टू आ रहा है 2 दूना 4 1 5। ये हमारा ये सोल्यूशन सही है। इसमें करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, अब 3 दूना 6 और 2 कम 2 6 2 8, तो क्या हमारा 8 आ रहा है, 5 इसमें आया और इसमें आया, तो
तो 8 भी आ रहा है, इसमें 5 भी आ रहा है, तो ये हमारा समीकरण क्या है, ये हमें समीकरण सिद्ध हो गया। ठीक है, समीकरण क्या हुआ, सिद्ध हो गया। किसके अकॉर्डिंग आपने लगाया, वज्र गुणन विधि के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे, और ये ऐसा प्रश्न है जो आपके हाई स्कूल के एग्जाम में 100% चांसेज है कि 2024 में आना तय है। ठीक है, धन्यवाद।